हमने बहुत सारा केमिकल बॉन्डिंग में थ्योरी पढ़ा हुआ है। तो अब जो भी चैप्टर्स होंगे वो सब कंसेप्चुअल होंगे, उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब हमसे पूछा एक क्वेश्चन किसी ने, दैट इज एक्सरसाइज 1 का A6 पूछा है। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का A6 एक बार तो बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप सेकंड सेट ऑफ डीपीपी मुझे नहीं मिला। रुको मैं अभी देखता हूँ, अभी देख के एक बार चेक कर लेंगे। तुम 1 मिनट देना मुझे, मैं वो चेक नहीं कर पाया। तो मुझसे काम तुम लोग बोलोगे ना, बड़ा गड़बड़ होता है मेरे साथ। तो कोई बात नहीं, अपन एक बार देख लेते हैं। आपने A6 कहा है मुझसे, ठीक है। A6 वाले में तो इट इज लॉ फॉर ओपन सिस्टम ना, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का A6। अब देखो भाई, सभी लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं, अब सब लोग पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा, है ना। अगर सब लोग पूछेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा। A6 है, A4 है, A4 है, A6 है, और B भी पूछा है किसी ने, दैट इज A5 भी है, A5 है और B6 है, A5 एंड B6, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। A6 में जो गिवन है मेरे पास, एन ओपन वेसल, है ना। A6 में अपन को गिवन है एन ओपन वेसल, तो अपन चेक करके बता सकते हैं। तो ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द बोरॉन्स ऑक्सीडेशन नंबर एंड द बोरेक्स, कैलकुलेट करो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये ना Na2 B4 O7, ये 2 हो गया, ये 4x हो गया, ये -14 हो गया, इक्वल टू 0, कर लो कैलकुलेट। पहले A4 बता देता हूँ, फिर A6 बताता हूँ, ठीक है ना। पहले अपन A4 की बात करते हैं। A4 में गिवन है a quantity of ideal gas है, थोड़ा सा अपन लिखेंगे, a quantity of ideal gas is collected in a graduated tube over the mercury in a barometer type of arrangement, ठीक है। The volume of the gas at 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं ना A4 को ऐसे सॉल्व करूंगा। अब अपन A4 को सॉल्व करेंगे तो जैसे आपको 10th क्लास में आदत थी ना कि जो भी डाटा गिवन है उसे लिख लेते हैं, उस हैबिट को कंटिन्यू करते हैं। अपन क्या करेंगे कि अपन लिखेंगे, अपन लिखेंगे दैट इज A4 में आपने मुझे दे रखा है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर मुझे गिवन है 20 मतलब 293 केल्विन, वॉल्यूम मुझे गिवन है कितना 50 ml, भाई 50 ml गिवन है मुझे, ठीक है। एंड द लेवल ऑफ मर्करी इज 100 mm above the outside of mercury level, the atmospheric pressure is given to me। तो मुझे ना प्रेशर जो है उसमें लिखा हुआ है दैट इज 100 mm अबव मर्करी लेवल, तो ठीक है भाई, मर्करी लेवल अपन को गिवन है। और प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, अपन इसको हमेशा ऐसे एटीएम लिखा हुआ है, मतलब प्रेशर एटमॉस्फेयर में ले रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हो 750 mm, तो ठीक है भाई। अपन से वो क्या बोल रहा है, वो अपन से बोल रहा है, मैं इसको हटाता हूँ, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने आप। तो मैं क्या करूंगा इसमें, अब एक बात ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मतलब अब इसमें थोड़ा सा बैरोमीटर जैसे वर्ड यूज होता है, तो मैंने आपसे कहा था कि बैरोमीटर वर्ड यूज होगा तो फिर कंफ्यूज ना हो जाए। तो चलो देखते हैं कैसे। इस ये से पता क्या बोल रहा है, जैसे आपने गैस बताया था ना, एक वेसल में गैस ले लेते हैं, ये गैस है, इस गैस को अपन ने बैरोमीटर से ज्वाइन किया, लो भाई ऐसे ओपन वेसल बैरोमीटर से अपन ने ज्वाइन किया। अब वो अपन से, अब ठीक है अपन को अच्छे से बनाना आता है, वो सब अपन बना देंगे। मेरे पास ऐसे गैस गिवन, मैंने कहा था जब ये दोनों इधर गैस गिवन है और ये गैस जब अपन ऐसे क्लोज्ड है, और यहाँ पर अपन ने पहले ले लिया कि भाई ये दोनों अगर इक्वल हाइट पे है, तो यहाँ पर 1 atm प्रेशर वहां पर ऑपरेट कर रहा है ना, 1 atm प्रेशर ऑपरेट कर रहा है, तो ठीक है भाई। अब 1 atm की जगह आपने मुझे कितना दिया कि भाई देखो आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना 750 है, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर तो मुझे गिवन है इतना है, तो ये इक्वल लेवल पे होगा कब, जब 750 प्रेशर होगा।
लेकिन जब अपन गैस को इसको ओपन करते हैं ना, तो अब वर्ड को पढ़ते हैं। The volume of the gas at 20 degrees centigrade and 50 ml and the level of mercury is above 100 mm. The outside pressure of mercury level. ठीक है, मतलब outside pressure of mercury level is this. तो ये हाइट है। अब बोलने का मतलब है कि भाई इधर आ गया ये, और ये नीचे चला गया, ये इधर आ गया। तो आफ्टर मतलब ओपनिंग द नॉब, दिस इज द प्रेशर। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बोल रहा है कि ये पहले इतना था अपना ये, उसके बाद जब अपन ने इसको ओपन किया ना नॉब को, तो ये 100 mm, ये 100 mm ऊपर चला गया। तो गैस का प्रेशर कितना रहा होगा फिर? तो अपन कहेंगे भाई देखो, अगर गैस का प्रेशर 750 रहा होता तो इन दोनों के हाइट में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि जितना एटमॉस्फेयर होता है उतना गैस का प्रेशर है। अगर ये वाला मरकरी ऊपर चला गया और ये नीचे गया, इसका मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा था। आपने लिखा ना अबव द आउटसाइड प्रेशर, अबव द आउटसाइड प्रेशर, तो आउटसाइड प्रेशर तो 750 था, उससे अबव जाने का मतलब क्या है? गैस का प्रेशर कम था। तो गैस का प्रेशर मैं कितना ले लूं? तो मैं कहूंगा गैस का प्रेशर जो है वो प्रेशर ऑफ द गैस कितना हो जाएगा भाई? 750 तो होता तो बराबर होता, और 750 से माइनस आप 100 कर दो तो 650 ले लो। ये हो गया भाई गैस का प्रेशर 650। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने नॉब खोला ये मरकरी ऊपर आ गया। अगर ये ऊपर आएगा इसका मतलब गैस का प्रेशर कम था, एटमॉस्फेयर से कितना कम था? 100 मरकरी कम था। ले लेते हैं। तो अब अपन को क्या कैलकुलेट करके बताना है इसमें? तो प्रेशर इज गिवन टू मी, ठीक है भाई। अब अपन को कैलकुलेट करके बताना है द क्वांटिटी ऑफ गैस कलेक्टेड इन अ गैस। मेरे ख्याल से अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आपको बस इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा था, वो मैंने आपको समझा। अब आप बता दीजिए कोई डाउट है तो अपन क्या करेंगे? अपन को गिवन है और उसने अपन से पूछा है तो अपन कैलकुलेट करके बता देंगे। वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी हो जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मुझे पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ही लगाओगे आप। अब मुझे प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, लेकिन आप पूछ रहे किस पे है? एसटीपी कंडीशन पे। ये गिवन कंडीशन है और आप पूछ रहे हो एसटीपी पे, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कर लेता हूं। तो इसको कर लेते हैं P1 V1 T1, इसको P2 V2 T2। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट गिवन कंडीशन एंड एसटीपी कंडीशन वो तो सेम ही रहेगा ना। तो अपन बता देते हैं भाई, हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो अपन को क्या करना है, ये दोनों कांस्टेंट है, इक्वेट कर देते हैं। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये लो भाई हो गया। तो क्या करें, P1 कितना गिवन है अपने पास? तो 650 था। वॉल्यूम कितना गिवन है अपन को? दैट इज 50 ml। तो वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट करूं क्या? क्यों करना है कन्वर्ट? आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपन वॉल्यूम को लीटर, प्रेशर को एटमॉस्फेयर ऐसे करते हैं। अभी अपन कुछ नहीं करने वाले। इसको एटमॉस्फेयर में रखो तो इसको करना, इसको एमएम में रख रहे तो इसको एमएम में रख लो, हमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। सो आर की मुझे जरूरत ही नहीं है। और टेम्परेचर कितना था गिवन कंडीशन में अपने पास? टेम्परेचर 290 था। लो भाई कर देता हूं मैं। प्रेशर क्या करना है अपन को? एसटीपी कंडीशन का मतलब हो गया 760 ना प्रेशर, एसटीपी कंडीशन। सो 760 इंटू वॉल्यूम मुझे बताना है और डिवाइड बाय टेम्परेचर होता है 273। लो भाई ये 50 था, V2 को बता दे। यस, दिस इज ओपन वेसल मैनोमीटर। अब इसमें अपन को गिवन था, तो A4 आपने देख लिया, A5 वाला अपन को गिवन था। अब A5 कर देते हैं अपन को। क्या भाई आपको बस करना क्या है, आपको पहले ना डाटा बना। अगर कभी मतलब इसमें तो ठीक है, ये तो काफी अच्छा, मतलब ये अबव द मर्करी लेवल था तो अपन ने इधर ऊपर कर दिया। अगर बिलो द मर्करी लेवल होता तो इसको ऊपर कर लेते, इसको नीचे कर लेते, क्योंकि फिर बिलो द मर्करी लेवल होता। A5 में a quantity of hydrogen is confined in a chamber of constant volume। ठीक है भाई, वो कह रहा कि एक चैम्बर है मेरे पास, इसमें हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, मान लिया। When the chamber is immersed in a bath of melting ice। अच्छा,
अब इसमें इन आइस, तो अपन कहेंगे अच्छा टेम्परेचर मुझे पता चल गया 273 केल्विन, ठीक है। मेल्टिंग आइस, द प्रेशर ऑफ द गैस इज 1000 टॉर, ठीक है भाई, तो प्रेशर अपन को कितना है 1000 टॉर। आप चाहो तो मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, क्योंकि आपने प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, आर मुझे पता है, बस नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 ले लेंगे, उधर कहीं ऐसा क्वांटिटी गिवन है लेकिन मोल्स गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, तो अपन देखते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर मैनोमीटर इंडिकेट्स एन वॉल्यूम ऑफ दस, ठीक है। वो कह रहा है कि बताओ भाई टेम्परेचर बता दो जब प्रेशर को मैं, इस वेसल का प्रेशर मैं कितना कर लूं, ये आप बता दो जब मैं इसका प्रेशर 400 टॉर कर दूं। मेरे ख्याल से शायद ये कोई जिसको नहीं पता होगा, वो लिख तो रहा है क्वेश्चन में कि ये जो वेसल है इट इज अ रिजिड वेसल, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। तो दोनों केस में वॉल्यूम इज कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या लगा देना है, P1 अपन T1 इज इक्वल टू P2 अपन T2। लो भाई, ये तो आ गया अपने पास T2, P1 गिवन है, ये P1 T1 हो गया, P2 T2 हो गया। वो रिजिड वेसल था, ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम इसका चेंज हो नहीं सकता। नंबर ऑफ मोल्स, अब क्लोज्ड वेसल है तो नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि 100 डिग्री पे अगर चेंज करोगे तो वाटर लैप है, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब A7 की बात करते हैं अपन, A7 भी पूछा अपन A7 कर देंगे अपन, क्या फर्क पड़ेगा, ये लड़के A7 हो गया। A6 भी पूछा था किसी ने शायद, तो पहले A6 भी बता देंगे। ये लो भाई A6 हो गया अपने पास। A6 में गिवन है ओपन वेसल। अब ओपन वेसल में क्या करना है अपन को पता है, ओपन वेसल है मतलब N1 T1 इक्वल टू N2 T2 करोगे, जो करना है कर लो। राइट ना, तो वो कह रहा है कि अगर A5 का आंसर नहीं आ रहा है इसे सॉल्व करने से, अब तुमने लिखा तो सर ये सॉल्व करने पे एग्जैक्ट सेम आंसर नहीं आता A4 का, वो कह रहा है एग्जैक्ट 4 आंसर नहीं आता, अपना जो वॉल्यूम गिवन है उसमें वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है इसमें, तो अपन को एग्जैक्ट आंसर के लिए अपन एक बार और पढ़ लेंगे वो A4 को, देख लेते हैं भाई। अच्छा, तो भाई वॉल्यूम एट ऑफ द गैस एट एसटीपी बोला है उसने, तो एसटीपी को अपन क्या समझे, क्या वो एसटीपी को ये तो नहीं बोल रहा कि मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 750 दिया तो 750 लिख दो, वैसे वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, तो स्टैंडर्ड ही होगा, उसको क्यों चेंज करेंगे भाई। अगर मान लो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, कोई लिख दे अपन को कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो अपन क्या बताएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप कहो कि नहीं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट माउंटेन बताओ, अब टॉप ऑफ द माउंटेन, तो अपन कहेंगे भाई फिर वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी हुआ, वो तो ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके लिए आएगा। तो मुझे लगता है जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उसने 750 लेके सॉल्व कर दिया होगा, बट वो गलत, क्योंकि अपन अब क्या करेंगे, अगर आप ये बोलते कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कैलकुलेट करके बताओ वो वॉल्यूम, तो अपन बता देते कि भाई आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये ले रखा है, लेकिन अगर मुझे ये बताना है तो मुझे आंसर यही बताना होगा एसटीपी से, मेरा सही आंसर एसटीपी पे 760 से ही होगा, वरना आपको बिल्कुल मतलब बताना पड़ता है उसको। तो आप एक बार चेक कर लेना, वो कह रहा है कि शायद आंसर उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं आ रहा है 40.3 ml, तो एक बार देख लेना 40.3 ml आ रहा है आंसर की नहीं, बाकी सब भी देख लेना, है ना 40.3। अगर वो 750 लेंगे तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं होगा, हाउ कैन यू से दैट, इसका मतलब है एसटीपी जब भी लिखा होगा तो अपन एसटीपी की कंडीशन नहीं मानेंगे, अपन तो मानेंगे कि क्या गिवन है हमको उसकी कंडीशन मानेंगे, वो तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते। एसटीपी मतलब एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लेना पड़ेगा। A6 में करके तो 750 से आ रहा होगा, उन्होंने 750 एज्यूम कर लिया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपको कोई बोले कि सीधी सीधी बात है नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बताओ क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अपन थोड़ी बताएंगे, अपन तो कहेंगे भाई 0 डिग्री होता है, देख लो, इससे नहीं 39 आ रहा है, अपन को उतना ही आना चाहिए, उतना ही अपना आंसर होना चाहिए। A6 में ओपन वेसल की बात करेंगे, ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड,
वो कह रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3/5 ऑफ द एयर हैज बीन एक्सपेल्ड। ठीक है, तो भाई ये 1 था, 27 मतलब 300, और वो कह रहा है कि अब अगर अपन कहेंगे भाई x है या इनिशियली a मोल्स ले लिया, तो a का 3/5 एक्सपेल्ड हो गया, तो अपन कहेंगे ये a ऐसे बच जाएगा, a माइनस 3/5 ऑफ a, और T2 कितना हो जाएगा, तो कहेगा वो T2 कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूं, तो यहाँ पर a तो कैंसिल हो जाएगा, T2 आ जाएगा मेरे ख्याल से, पहले उसने वही कहा होगा। Assuming that the volume of the vessel remain constant, obvious सी बात है, आपने ओपन वेसल का वॉल्यूम क्या, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। तो फाइंड आउट द टेम्परेचर एट व्हिच द वेसल इज हीटेड, T2 बता दो भाई। अब मैं तो कह रहा था सीधा ले लेते अपन कि भाई ठीक है, मेरे पास 1 मोल था, मैंने तो 1 मोल ले लिया, ये एक्सपेल्ड कर दिया, सीधा T2 आ गया। क्या जरूरत थी, आपने लिखा ना जो भी रहेगा उसका 3/5 ले लिया, इनटू 1 कर दिया उसको, और क्या, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो कैलकुलेट करो। ये अपना ए पार्ट था। बी पार्ट में वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द एयर escaped out if it is heated to this। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर कितना एस्केप आउट कर जाएगा अगर वॉल्यूम ऑफ द एयर escaped out if vessel is heated to 900 केल्विन। क्या भाई हमें क्या फर्क पड़ेगा, लो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 300 है, तो इसमें मैं कैलकुलेट कर लेता हूं N2 कितना आएगा अगर ये 900 है, तो N2 जो आएगा मेरे पास मैं बता दूंगा भाई, मोल्स एक्सपेल्ड विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू, ये तो बचा हुआ है N2 है ना, तो 1 माइनस N2 कर देता हूं, ये लो भाई, इतना एक्सपेल्ड आउट हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम क्यों बोलेंगे हम, अपन को तो मोल्स है ये, आपको तो वॉल्यूम बताना है। हाँ, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स फॉर द गैस, तो बता देंगे, नहीं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन दूसरे टाइप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, PV इज इक्वल टू NRT। अब वही तो कर रहे हैं, आपने वॉल्यूम पूछा है तो इनिशियल वॉल्यूम कितना रहा होगा, तो मोल से ही बताएंगे अपन, वॉल्यूम तो वेसल तो कांस्टेंट रहेगा, वेसल तो अपन बता ही नहीं सकते, ये तो पूरा कांस्टेंट रहेगा, तो अपन कैसे ओपन वेसल का वॉल्यूम थोड़ी बता सकते हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट रखेंगे, तो N1RT1, R कैंसिल हो गया, तो N1T1 इज इक्वल टू N2 T2, तो अपन को नंबर ऑफ मोल से बता देगा, बता दिया अपन। फिर द टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द गैस एस्केप्ड आउट, तो हाफ ऑफ द गैस मतलब ये 1 है, तो हाफ ले लो, ये 300 है, तो T2 कर लेंगे, तो हाफ ऑफ द गैस एस्केप्ड आउट हो गया। वैसे ये अपन ने क्लास में काफी अच्छे से पढ़ाया था, मैंने ओपन पढ़ाया तो सभी अच्छे से था, लेकिन आप नंबर ऑफ लॉ फॉर ओपन सिस्टम के लिए आपको क्लास में चेक कर लेना था, तो आपको पता चल जाता है, वो बड़ा अच्छे से अपन ने डिस्कस किया हुआ है। 7th में गिवन है अ गैस सिलेंडर कंटेन्स 320 ग्राम ऑफ गैस। लो भाई पहले तो अपन गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, मेरे पास ये गैस सिलेंडर है, ठीक है ना, इस गैस सिलेंडर में मेरे पास 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो O2 इज इक्वल टू 320 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 10 मोल्स, है ना, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। अब इसमें वॉल्यूम प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर गिवन है, तो मेरे पास इसका वॉल्यूम आ गया ना, प्रेशर गिवन है 24.6 एटमॉस्फेयर, 24.6 एटमॉस्फेयर, एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना गिवन है अपन को, 300 केल्विन। ठीक है, तो वॉल्यूम आ गया अपने पास NRT अपॉन V से, NRT अपॉन P, अपने पास सब कुछ तो गिवन है, तो इसका वॉल्यूम भी पता चल गया मुझे तो। ठीक है, अब क्या चाहते हो आप, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन would escape if the cylinder was heated to 133। क्या भाई आप कह रहे हो कि टेम्परेचर को अगर मैं 133 हीट करने का मतलब है 410 केल्विन तक हीट कर देता हूं, ठीक है, 133 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द valve were held open until the gas pressure is 1 atmosphere। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बताओ अगर मैं टेम्परेचर हीट कर देता हूं मतलब T2, अब ये रिजिड वेसल है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि ये मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता था, ये मुझे पता था, करने थोड़ी बैठ जाऊंगा तुरंत, मुझे ये पता है कि अगर आप बोलते कि वॉल्यूम कैलकुलेट करो तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, लेकिन उसने अपन को बता रहा है कि सिलेंडर है जिसमें ये प्रेजेंट है। अब जैसे गैस सिलेंडर है, इसको घर में जो गैस सिलेंडर आता है उसका वॉल्यूम थोड़ी चेंज करने बैठ जाएंगे भाई, उसमें LPG गैस होगा,
उसमें प्रेशर है, उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 300 केल्विन ले लिया अपन ने। अब अपन वॉल्यूम अगर पूछोगे तो मैं बता दूंगा कितना वॉल्यूम गैस का है, लेकिन अपन से तो वो ये पूछ रहा है कि बताओ अगर मैं इसको हीट करता हूं, इसमें ना एक नॉब ओपन कर देते हैं इसकी, और इसको हीट करता हूं 133 का मतलब हो गया कितना, तो 133 प्लस 273 इतना केल्विन हो गया। तो अपन को पता है भाई इतना केल्विन होगा, तो दिस इज 410 केल्विन। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि प्रेशर आपका P2 कितना 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ठीक है भाई। तो ये कह रहा है कि इफ व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड एस्केप इफ द फर्स्ट नहीं वुड एस्केप इफ फर्स्ट द सिलेंडर इज हीटेड, पहले मैंने उसको हीट कर दिया और उसके बाद वेल्व को खुला छोड़ दिया, सो दैट की प्रेशर कितना हो जाए 1 एटमॉस्फेयर हो जाए। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, 1 एटमॉस्फेयर एट द टेम्परेचर एंड एट द टेम्परेचर बीइंग मेंटेन्ड एट दैट। तो ठीक है भाई, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, आर भी कांस्टेंट रहेगा, इसको इधर ले आते हैं। अब इसको इक्वेट कर देते हैं, कैसे भाई, V अपॉन आर, तो इसको ले लेते हैं अपन N1 T1 अपॉन N2 T2, N1 T1 अपॉन P1 इज इक्वल टू V अपॉन आर कांस्टेंट कर लेते हैं, दैट इज N2 T2 अपॉन P2। ये लो, अपन क्या करते हैं, इनिशियली कितने मोल्स थे 10, टेम्परेचर कितना था 300, प्रेशर कितना था 24.6 इज इक्वल टू N2, कितने मोल्स बच गए जब टेम्परेचर हो जाएगा 410 और प्रेशर हो जाएगा 1, तो ये मोल्स बच गए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो एस्केप कर गए, बता दिया अपन, कोई डाउट नहीं अपन को। तो जितना एस्केप करेगा बता देंगे उसमें कितना एस्केप। ठीक है, अब अपन बात कर सकते हैं, आप अगर चाहो तो मैं डाल्टन्स लॉ की बात भी कर सकता हूं, तो बी वाला पार्ट भी देख सकते हैं अपन। ठीक है, तो अपन बी वाला पार्ट की चेक करते हैं, लेकिन आपको एक बात पता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये आपको पता है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, मतलब एकदम अपन ऐसा नहीं कर सकते ना कि चलो शुरू हो जाता है ऐसे। A mixture of gases at 760 torr contains, भाई आपको टोटल प्रेशर गिवन है, परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज मोल्स, the partial pressure of each will be equal to total percentage काउंट कर लो। B1 भी पूछा है किसी ने, तो B1 भी पूछा है, B2 भी पूछा है, B1 B5 B6 पूछा है, चलो ठीक है मैं कर देता हूँ। B1 वाला तो जिसने पूछा वो गलत ही पूछा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गिवन है 0.55, 55/100, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गिवन है 0.25 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गिवन है 0.20, सब मिला के 100, मतलब सब मिला के परसेंटेज 100 था या मोल्स टोटल 1 था, वो अपन को पता चल गया। तो भाई अपन को पता है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा, 0.55 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 760, ये लो भाई। तो क्या पूछा था मुझसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन द टॉर, तो हो गया, इसका आ गया, इसको ले लो 0.25, हो गया। ये तो पूछने की भी जरूरत नहीं थी, इससे अच्छे क्वेश्चन अपने क्लास में किए थे। ठीक है ना। और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है, वैसे मैं फालतू बता रहा हूँ उसको, और एंड CO2 भी आपको पता है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ, B5। B5 में ना आपने मुझसे पूछा है, A container hold 22.4 liter of gas at 1 atmosphere 0 degree centigrade, ठीक है, मतलब एक वेसल में ये है, आपको ना एसटीपी कंडीशन दे रखा है इसमें, देख लो भाई, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, टेम्परेचर कितना 0 डिग्री, प्रेशर कितना होता है स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेयर, तो वॉल्यूम कितना होगा एट एसटीपी कंडीशन 22.4, किसका होता है 1 मोल ऑफ द गैस का,
तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स उनको लिखने की जरूरत थोड़ी है, तो आपको पता है ये कंडीशन जो आपने दी 1 मोल ऑफ गैस का। द गैस कंसिस्ट ऑफ, अच्छा गैस कंसिस्ट ऑफ आर्गन, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, आर्गन है, ऑक्सीजन है और SO2 है और तीनों का 1 मोल है। ओके, आर्गन O2 SO2 इज इक्वल टू 1। मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, फिर टोटल मोल्स ये है। अब इन विच उनको बता रहा है, इन विच पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 SO2 is equal to partial pressure of O2 and R2। ओके, मतलब इन सब का प्रेशर अपन को अगर टोटल 1 मोल है तो ऑब्वियसली बात है, प्रेशर टोटल तो 1 एटमॉस्फेयर गिवन है ना अपन को इन सब का, P is equal to 1 एटमॉस्फेयर STP कंडीशन। अब वो कह रहा है कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 is equal to पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ AR। दूसरा इक्वेशन आ गया अपने पास, मतलब 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ दिस प्लस दिस। अपन को ये नहीं पता कि इन दोनों में क्या रिलेशन, वो भी देख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लो भाई आपका आंसर सॉल्व हो गया, ट्वाइस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन, तो हो गया। तो अपन क्या करें, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द गैसियस मिक्सचर इन दिस कंडीशन, कर देंगे। अपन को टोटल डेंसिटी कैलकुलेट करना ना अपन को, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अपन कहेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू, ऐसे भी लिखते हैं। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो भी चलेगा, D इज इक्वल टू है ना PM अपॉन RT, ये हो जाएगा भाई गैस के। कैसे, तो पता तो है PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू W बाई MRT। मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स को आपने वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखा, सो PM विल बी इक्वल टू W बाई VRT, और W बाई V क्या होता है, डेंसिटी होता है। हो गया आपका, तो ये डेंसिटी है तो मैंने PM अपॉन RT लिख लिया। तो फायदा क्या कहेंगे इससे, ये फायदा है कि आप इन तीन इक्वेशन से ये कैलकुलेट करने वाले हो कि 1 मोल को कैसे डिवाइड करें। भाई इसके मोल्स इसके और इसके मोल्स के बराबर होते हैं, मतलब इन दोनों के मोल्स का सम करो तो इसके मोल्स आ जाएंगे, तीनों का मोल्स अपन को पता है। चलो इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रेशर ऑफ O2 को AR लिख देते हैं और SO2 को O2 और AR लिख देते हैं, और O2 की जगह फिर 2AR लिख देते हैं, तो प्रेशर ऑफ AR आ गया। pressure of this plus pressure of this plus pressure of this is equal to this, we got that। अब इसको प्रेशर को आप नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि दे आर नॉन रिएक्टिव गैसेस। अपन को नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हो, अपन को ये भी बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AR प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, वो क्यों डाल्टन्स में है ना, number of moles of SO2 is equal to number of moles of O2 plus number of moles of AR, and number of moles of O2 will be equal to number of moles of twice of moles of AR। लो भाई आपके पास सबके मोल्स आ गए। आगे ना सबके मोल्स। अब अपन को अगर डेंसिटी कैलकुलेट करना था ना, तो पता क्या चाहिए अपन को, प्रेशर, तो गिवन है 1 एटमॉस्फेयर, उसमें क्या चाहिए प्रेशर, अपन कहेंगे नहीं नहीं टेम्परेचर को तो गिवन है अपन को, वो क्या चाहिए, आपने लिखा तो ST, तो अपन कहेंगे नहीं नहीं इसमें R तो हमको पता है क्या होगा, अगर इसको एटमॉस्फेयर में ले रहे हो, इसको आप केल्विन में ले रहे हो, तो फिर क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे करेंगे, तो अपन कहेंगे आप पहले इन सब के मोल्स कैलकुलेट कर लो, और मोल्स कैलकुलेट करके आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो गैस के मिक्सचर का। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अपन को पता है ना, एटॉमिक मास ऑफ ईच गैस इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। और मोल्स कहां से आ रहे हैं अपने पास, आ तो रहे मोल्स तीन इक्वेशन से। ये तो अपन को सोचना पड़ेगा कि भाई डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला गैसियस मिक्सचर के लिए डाल्टन्स लॉ से अपन को बताया गया। बस अपन को क्या बताया गया उसने,
भाई अपन को ये बताएगा कि तीनों के नंबर ऑफ मोल्स लिखो या टोटल प्रेशर लिखो, एक ही बात है, क्योंकि गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं। सो डाल्टन्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज डाल्टन्स लॉ। एक ही वेसल के अंदर कितने भी गैसेस रखो, सबका वॉल्यूम एक जैसा होगा, सबका टेम्परेचर एक जैसा होगा। ये तो आपने पहले ही बताया हुआ डाल्टन्स लॉ में, यही तो पढ़ा था अपन। तो ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो अपन कहेंगे एटॉमिक वेट ऑफ आर्गन, और बाकी अपन ऐसे लिख लेंगे भाई, एटॉमिक वेट A1 X1 आपको याद होगा, A2 X2, तो ये अपन A1 X1 ले लेते हैं, दैट इज, वो ठीक ही रहेगा, ऐसे लिख लो क्योंकि ये अपन ने कई बार लिखा हुआ है, A2 X2 प्लस A3 X3। लो भाई अपना आंसर आ गया, मॉलिक्यूलर मास आया तो कैलकुलेट यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, हो गया अपना आंसर। अब यहां से ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप O2 की जगह AR लिख लो ट्वाइस, और इधर AR जो लिखा हुआ है अपने पास, और SO2 की जगह उसको भी AR के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। पहले AR कैलकुलेट कर लो, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करके O2 कैलकुलेट कर लो, उसके बाद फिर वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है, अपन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके आंसर होगा। फिर गैसेस में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने, गैसेस में नहीं, अब आगे आपको करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ऐसे नहीं देखा हमने और फट से हो जाए, नहीं आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर, अब अपन B6 की बात करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेना, नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ऐसे सॉल्व करना है आपको। अब B6 की बात कर लेते हैं, तो एक बार B6 चेक कर लेते हैं। B6 में क्या गिवन है देख लो, a mixture of nitrogen and water vapors, ठीक है भाई, is admitted to a flask which contain a solid drying agent, ठीक है भाई, solid drying agent मतलब solid में कोई drying agent डाल देता है। वो कह रहा है कि मेरे पास ना एक वेसल है, इसमें ना N2 और वाटर वेपर्स है, ठीक है, और उसमें एक ड्राइंग एजेंट डालता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, चलो कैल्शियम क्लोराइड डाल देता है, एनहाइड्रस CaCl2, अपन को पता है इट इज अ ड्राइंग एजेंट, और भी बहुत सारे होते हैं, राइट। तो अपन कहेंगे N2O2 flask contains solid drying agent, immediately after admission the pressure of the gas is 760, after some hour the pressure becomes this much, ठीक है भाई। वो कह रहा है कि जब ये दोनों थे ना, तो प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू 760, और जैसे ही मैंने ये ऐड किया ना, इसको डाल के रख दिया मैंने, तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, क्योंकि ड्राइंग एजेंट तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये कह रहे हैं कि प्रेशर ऑफ N2 जो अब यही बचेगा, तो उसी का प्रेशर दिया होगा 745, लो भाई, तो अपन को प्रेशर ऑफ वाटर पता चल गया है ना, प्रेशर ऑफ वाटर पता चल गया, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा उतना ये ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि अगर दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते तो दोनों का वॉल्यूम जो होगा ना वो वेसल का वॉल्यूम होगा, दोनों का टेम्परेचर जो होगा ना वो वेसल का प्रेशर वॉल्यूम होगा, दोनों के मोल्स के हिसाब से दोनों का प्रेशर होगा, बिकॉज दिस इज डाल्टन्स लॉ, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसमें जिसका जितना ज्यादा प्रेशर उसके उतने ज्यादा मोल्स, ठीक है। अब आप कैलकुलेट क्या करना चाहते हो, कैलकुलेट द कंपोजिशन इन मोल्स एंड मोल एंड परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, तो बता दो भाई, प्रेशर फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बताना है, तो अपन कैसे बताएंगे, ये प्रेशर फ्रैक्शन है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, तो प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, तो परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो लो भाई मोल परसेंट हो गया, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका प्रेशर गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ N2, वाटर का परसेंटेज, तो वाटर का प्रेशर फ्रैक्शन ले लो और मोल फ्रैक्शन ले लो, तो ये पर आपने ये तो फ्रैक्शन लिखा था, मोल फ्रैक्शन है ना, ये तो आपने मोल फ्रैक्शन लिखा था, जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज परसेंटेज, फ्रैक्शन इनटू 100,
तो आपने लिखा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रेशर फ्रैक्शन होता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करने से मोल परसेंट आएगा ऑफ एन टू, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मोल परसेंट आएगा, दिस इज इक्वल टू 10। तो डाल्टन्स लॉ में कैलकुलेट किया अपन ने। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, ए वाला पार्ट मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली प्रेशर से ही कैलकुलेट कर दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है और डाल्टन्स लॉ फॉलो करेंगे वो। बी पार्ट में ये कह रहा है अपन से, अब मैं इसको हटा देता हूँ अपन बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए, ये आपको पता है अच्छे से, इधर लिखा हुआ था, इससे आप बता सकते हैं। बी पार्ट में मुझसे कह रहा है इफ द एक्सपेरिमेंट इज डन एट 20 डिग्री, भाई अब आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, मतलब आप कुछ और करवाना चाहते हो। सो T इज इक्वल टू 20 डिग्री मतलब 293 केल्विन। चलो भाई मान लिया। एंड द ड्राइंग एजेंट इंक्रीजेस इन वेट बाय 0.15 एंड द ड्राइंग एजेंट इंक्रीजेस बाय वेट, मतलब जो मेरे पास ड्राइंग एजेंट था ना, मैंने ना इसका W ग्राम ऐड किया था, जब उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया ना, तो कितना इंक्रीज हो गया उसका मास, 0.15 ग्राम। तो वो इंक्रीज क्यों हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, वाटर को एब्जॉर्ब करके इंक्रीज हुआ, तो मुझे वाटर का मास पता चल गया, वेट ऑफ वाटर 0.15 ग्राम। चलो भाई ठीक है, फिर तो मैं इसके मोल्स भी बता दूंगा, मॉलिक्यूलर मास मुझे पता होता है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क, ठीक है, फिर क्या वॉल्यूम बता दूंगा, उसमें क्या वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क बताना है, तो मैंने आपको बताया किसी से भी इक्वेशन यूज कर लो भाई, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों के वही रहेंगे। तो अपने लिए डाटा किसका गिवन है, H2O का, तो उसी का PV इक्वल टू nRT ले लेता हूँ, PV इक्वल टू nRT। तो वाटर का प्रेशर कितना 50, वॉल्यूम कितना कैलकुलेट करना है। अब R का वैल्यू लेना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब R का वैल्यू 1/12 लेने के लिए मैंने उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है, ये उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो गया। V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं 0.15 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 1/12, टेम्परेचर कितना 293। लो भाई मेरा आंसर आ गया। जितना वॉल्यूम वाटर ऑक्यूपाई करेगा उतना N2 ऑक्यूपाई करेगा, वो तो पढ़ना पहले ही पढ़ा हुआ डाल्टन्स लॉ में कि एक ही वेसल में कितने भी गैसेस रखो, सभी का वॉल्यूम वही रहेगा जो कंटेनर का वॉल्यूम है, सभी का वॉल्यूम वही रहेगा जो कंटेनर का वॉल्यूम है। लेकिन प्रेशर का सभी का प्रेशर वो नहीं रहेगा जो कंटेनर का वॉल्यूम है, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स से, जितने वाटर के मोल्स होंगे उतने वाटर का प्रेशर होगा। बता दिया हमने बेसिक्स। पहले आपको, चलो अब मिक्सिंग ऑफ गैसेस वाला और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वाला अपन, पहले तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ते हैं, अभी अपन पढ़ लेते हैं, 11 हो गया तो अपन रुक जाते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन शुरू करने वाले हैं पढ़ना, तो आप सेक्शन सी भी सॉल्व करोगे। अब मैं पार्ट 2 नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब कुछ पढ़ भी लेते हैं, अब एक बार आपको आइडिया पता चल गया ना कि अच्छा ऐसे भी सॉल्व करना था, तो आप अपने आप सॉल्व करना, और फिर जब कुछ प्रॉब्लम होगा तब बताऊंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको अभी ये पता चल गया कि अच्छा अपन ऐसे बना के, और जैसे आप दिखाते हो बना के, उस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये अपन को पता चल गया। अब मैं आगे आपको, लास्ट टाइम अपने डाल्टन्स लॉ पढ़ रहे थे और अपन ने कुछ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा, तो अभी अपन डिस्कस करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो मैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में अपन कहेंगे, जैसे अपन लिखते हैं ग्राहम्स लॉ डिफ्यूजन अपन ने पढ़ा हुआ है क्या, देखो अब पहले तो अपन को ना दो वर्ड्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है डिफ्यूजन, ये दोनों वर्ड अपन को इनमें कभी मतलब वो नहीं करना चाहिए कि भाई दोनों में मिक्स करके, दोनों का मीनिंग, दोनों एक ही बात करते हैं लेकिन दोनों का बोलने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे अपन कहेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस,
प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, उसके ऊपर डिफिनेशन। जैसे अपन ने क्या किया, रूम में एक परफ्यूम का बॉटल ओपन किया, क्या होगा, उसमें से बॉटल, जो बॉटल में से परफ्यूम वापस आएंगे वो पूरा डिफ्यूज हो जाएंगे रूम में, मिक्स हो जाएंगे एयर में। दैट इज इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। अब अपन कहेंगे भाई देखो, जैसे एयर होता है, तो एयर का मॉलिक्यूलर मास तो 28.8 ग्राम होता है, जबकि CO2 होगा तो इसका मास तो 44 ग्राम होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो होते हैं वो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में रहे और एयर को ऊपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में चला जाना चाहिए, क्योंकि वो लाइटर गैस है, ये हैवियर गैस है। तो अपन कहेंगे ऐसा नहीं होता, क्यों, गैसेस हैव मिक्सिंग एबिलिटी, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्रॉपर्टी, गैसेस हैव अ डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी में क्या होगा, गैस हैवी हो या लाइट हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, गैस इंटरमिक्स होके एक जैसा होमोजेनियस मिक्सचर बना लेता है। इसलिए पॉल्यूटेड गैसेस, नो डाउट पॉल्यूटेड गैसेस मोस्टली दे आर हेवियर गैसेस, लेकिन फिर भी वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं नियर द प्लेन्स। द रीजन इज बिकॉज दे हैव डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। तो इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो फिर कहेंगे ठीक है, इफ्यूजन बता दो आप क्या होता है। तो इफ्यूजन का मतलब है कि अगर मैं किसी गैस को, जैसे यहां पर कोई वेसल है और इसमें एक गैस है, और अगर जो गैस यहां से लीकेज ऑफ गैस होगा, तो लीकेज ऑफ गैस जो होता है, जैसे हमारा कार का टायर पंक्चर हो जाए, माइन्यूट पंक्चर हो उसमें, तो क्या होगा, उसमें धीरे धीरे गैस लीक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ गैस, द लीकेज ऑफ गैस और द rate of travel of gas from high pressure to low pressure is called diffusion property। तो अपन कहेंगे फायदा क्या, इधर से गैस बाहर आएगा तो एयर में ही तो डिफ्यूज हुआ, हाँ एयर में डिफ्यूज हुआ। अपन ने कहा कि भाई ये भी इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी है, जब एयर में आप CO2 ऐसे गैस आएगा तो क्या होगा, वो एयर में मिक्स हो जाएगा, डिफ्यूज हो गया। तो ये भी तो यही हो रहा है, बाहर आने के बाद डिफ्यूज ही तो हो रहा है एयर में। तो अपन कहेंगे देखो दोनों में डिफरेंस है, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस है, हमने गैसेस को फ्रीली मतलब एक ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। और ये इफ्यूजन मतलब फोर्सफुली किसी गैस को हमने लीकेज करवाया, तो उसको इफ्यूजन प्रॉपर्टी। अच्छा, तब तो मैं ऐसे बोल सकता हूं आराम से इसको, कि फोर्सफुली का मतलब हो गया कि घर में जो कुकिंग सिलेंडर होता है, अगर उसको फिल करो तो हाई प्रेशर से फिल करना होता है, तो उसको बोल दूंगा इफ्यूजन। और उसके नॉब को ओपन करो तो ऐसे थोड़ी होता है कि गैस को बाहर निकालना होता है अपन को, सिलेंडर को पिचका के, तो अपने आप ही बाहर आता है, अपने आप बाहर आएगा, तो उसको डिफ्यूजन प्रॉपर्टी बोलते हैं। दैट इज अ डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ऑफ गैस। बिल्कुल, जो गैस, जो फिनोमेना अपने आप हो जाएगा वो डिफ्यूजन हो गया, जिसे हमें करने के लिए प्रेशर यूज करना पड़ेगा वो डिफ्यूजन हो गया। लेकिन दोनों ही केस में गैसेस तो रेट ऑफ मतलब गैसेस तो ट्रेवल करके मिक्स कर रहे हैं ना दोनों ही केसेस में। बिल्कुल, दोनों केसेस में अपन गैस को इधर अपने आप मिक्स हो रहा है गैस, इधर हम फोर्सफुली से बाहर निकाल रहे हैं गैस। दैट इज द डिफरेंस। Filling of a cooking cylinder is a diffusion property. Use of a cooking cylinder is a diffusion property। अपने आप ही गैसेस बाहर आते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली व्हाट आई गॉट इज, आपने परफ्यूम बॉटल ओपन का एग्जांपल दिया था ना, वो भी मेरे लिए दोनों हो गया। अगर आप बॉटल के अंदर की बात करोगे तो कहूंगा उसका फ्यूजन हो रहा है, और बाद में रूम में जो हो रहा है मतलब वेपर्स का, परफ्यूम के वेपर्स का, तो वो डिफ्यूजन हो रहा है। ये फिनोमेना अपने आप हो जाता है, इसके लिए हमें प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस को ट्रेवल करना। बिल्कुल, तो ठीक है, हमें वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस मेरा मतलब ये था। ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन लिखा हुआ है, अगर हम उसको ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन कहेंगे तो ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ ट्रेवल, रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस। और गैस ट्रेवल करेगा तो मिक्स करेगा, तो इसमें भी रेट को ट्रेवल करना है गैसेस को मिक्स करने के लिए, इसको भी बाहर आने के लिए गैस को ट्रेवल करना। दैट इज व्हाट। तो we'll read that at constant
वॉल्यूम, अब रिजिड वॉल्यूम, वॉल्यूम थोड़ी चेंज कर सकते हैं अपन कंटेनर का, कांस्टेंट वॉल्यूम, द रेट ऑफ diffusion of gases is inversely proportional, is inversely proportional to the density of gas. वेसल का वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखेंगे अपन, प्रेशर, अब उसमें टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर सकते हैं, तो चाहे तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन कहेंगे, लेकिन आपका डेफिनेशन जो था, आप उस डेफिनेशन के हिसाब से ये लिखने वाले हैं, मैं इसको हटा देता हूं और इसको ऐसे कर, कि अगर कोई डिफरेंस पूछेगा तो अपन को हमेशा याद रहेगा कि अच्छा, वो डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग होता है और डिफ्यूजन मतलब लीकेज ऑफ गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ गैस होगा, तो अपन उसे बोल देंगे दैट इज अ डिफ्यूजन, तो वो अपन को पता रहेगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो आपने लिखा है, उसमें आपने लिखा है रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन is inversely proportional to the density of the gas. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लेता हूं, rate of diffusion or diffusion of gas is inversely proportional to density of the gas, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हम कहेंगे उसमें क्या है, आपने कोई नई चीज थोड़ी बताई है, हम तो पहले से पढ़ते आ रहे। रेट ऑफ evaporation, escaping tendency of vapors, density of solution, ये तो हमें पहले से पता है। सी वाटर का इवेपोरेशन कम होता है रिवर वाटर से, क्योंकि सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो इवेपोरेशन कम होता है। रिवर वाटर में हार्डनेस नहीं होता, तो उसकी डेंसिटी कम होती है, तो उसका इवेपोरेशन ज्यादा होता है। आप यहाँ वेपर की बात करते थे, अभी आपने गैस की बात करना शुरू कर दी, कुछ नया थोड़ी बताया आपने, ये तो हमें पहले से पता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन या रेट ऑफ एस्केप ऑफ गैस या फिर रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ गैस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सॉल्यूशन से तो हम पहले से पढ़ते हैं, कोई नई चीज थोड़ी बताई आपने, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और a rate of effusion or diffusion of a gas is inversely proportional to the molecular weight of gas, molecular weight of gas। अपन कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, वो क्यों, क्योंकि मुझे सभी गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट पता है, मुझे सभी गैसेस की डेंसिटी नहीं पता, लेकिन मुझे सभी का मॉलिक्यूलर मास पता है। आप गैस बोलो, मैं आपको मॉलिक्यूलर मास बता देता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो आप मुझे ये बता दो कि आपने डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखा, उसके बाद आप मुझे, फिर तो मेरा काम हो गया, क्योंकि आप मुझे गैस बताओ, मैं बता देता हूं उसका रिलेटिव रेट किसके साथ क्या होगा। अगर आप O2 गैस की बात कर रहे हो और CO2 की बात कर रहे हो, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 32 है, इसका 44 है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसका रेट कम होगा, इसका रेट ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास कम। अब रेट का मतलब एक तरीके से गैस की भागने की प्रॉपर्टी बोल रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, जिसका मास ज्यादा होगा वो धीरे चलेगा। हम खुद भी, जो मोटा ज्यादा होगा वो धीरे चलेगा, जो थोड़ा, ठीक है, हो सकता है मोटा ज्यादा भी चले, लेकिन अपन एग्जाम्पल के लिए वही बोल रहे हैं।
तो पहले आप ये बता दो कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे लिखा आपने, डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखा, तो पहले वो देखिए। एक्चुअली होता क्या है ना, किसी भी गैस के डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं। तो अपन कहेंगे पहले कैलकुलेट करके बता दो। अभी आपने पहले थोड़ी देर पहले लिखा था अपन ने, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है पीएम अपॉन आरटी, पीएम अपॉन आरटी, आर कांस्टेंट, रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है तो कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो बचा क्या मेरे पास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस इज वेपर डेंसिटी। मतलब मैं किसी भी गैस के डेंसिटी को अगर एक कांस्टेंट से डिवाइड करता हूं, कोई भी गैस का डेंसिटी दे दो, उसको हमेशा हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से डिवाइड करूंगा, इट विल बिकम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय 2, दैट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 इज अ कांस्टेंट। तो मैं वेपर डेंसिटी को बना देता हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। और वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस वी यूज टू राइट दैट इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द गैस, क्योंकि कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोपोर्शनली तो लिख रहे हैं, इक्वल टू थोड़ी लिख रहा हूं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो अपन कहते हो, तो पहले ही बोल देते हैं आप भाई, अगर प्रेशर टेम्परेचर और आर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। इतना सब बताने की क्या जरूरत है। मुझे एक और कंसेप्ट बता दें कि किसी भी गैस के डेंसिटी को अगर हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी को से डिवाइड करोगे रेशियो को, तो वो हमेशा वेपर डेंसिटी बन जाएगा। आप डेंसिटी ऑफ द गैस को अगर आप हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से डिवाइड करोगे, मुझे डेंसिटी ऑफ द गैस गिवन है, हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी गिवन है, तो मैं बता सकता हूं कि उस गैस का वेपर डेंसिटी कितना होगा। तो फिर ये दोनों अगर गिवन है तो मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस बता सकता हूं। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्ट आप ऐसे कभी दे दो कि भाई A2 गैस है मेरे पास, उसका डेंसिटी मुझे गिवन है, हाइड्रोजन का डेंसिटी गिवन है, तो मैं इसका मॉलिक्यूलर मास बता सकता हूं कितना होगा। तो मैं इस गैस का एटॉमिक मास बता सकता हूं कितना। उस टाइप से अपन को क्वेश्चन दे सकते। चलो, बट व्हाट आई गॉट इज कि डेंसिटी ऑफ द गैस कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो वी कैन राइट दैट, मैं इसको हटाता हूं। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मैं क्या लिख सकता हूं वहां से, रेट ऑफ डिफ्यूजन। भाई देखो, आप डिफ्यूजन की बात करो या इफ्यूजन की बात करो, दोनों ही केसेस में गैस को रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ गैस ही बताना है। डिफ्यूजन करूंगा तो मिक्स तो तब होगा ना जब गैस चलेगा, इफ्यूज करना है तो भी गैस चलने की बात कर रहे हो आप। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन मेरे लिए दोनों बराबर है, मतलब कैलकुलेशन के लिए कंसेप्ट दोनों अलग अलग है। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन is equal to number of moles of gas, number of moles of gas diffused or effused divided by time taken। तो अपन कहेंगे भाई ये तो होना ही चाहिए, रेट की बात करोगे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या चेंज इन मोल्स डिवाइडेड बाय टी। रेट तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। भाई किसी के स्पीड की बात करोगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो बताओगे किसकी कितनी स्पीड है रिलेटिव टू टाइम।
तो इसका मतलब मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। मैं ऐसे number of moles of gas is directly proportional to volume of gas. तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, therefore n will be directly proportional to v। क्यों भाई, n को अगर नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई तो करना होता है, उसको कांस्टेंट ले लेंगे, वो भी तो कांस्टेंट है, तो अपन ने तो प्रोपोर्शनलिटी लिखा ना, therefore I can rate will be equal to v by t भी लिख सकता हूं, मतलब v where v is volume of gas, v is volume of gas इफ्यूज्ड और डिफ्यूज, मतलब मैं मोल्स को वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिख सकता हूं अगर जरूरत पड़े। ठीक है भाई, तो फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं, द रिलेटिव रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम द वेसल। अब मुझे आपने दिया है कि मेरे पास एक वेसल है, उसमें एक हीलियम गैस है और एक CH4 गैस है, आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो यहां से जब ये इफ्यूज्ड होंगे, ठीक है भाई, जब ये इफ्यूज होंगे तो दोनों का रेट, रिलेटिव रेट बता दो कि भाई कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा। तो अपन कहेंगे देखो, फास्ट तो हीलियम होगा, ये तो मुझे पता है, तो अपन ऐसे लिख R1 अपॉन R ऑफ हीलियम, रेट ऑफ हीलियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इक्वल टू K कर लेता हूं कांस्टेंट। सिमिलरली आई विल राइट दैट रेट ऑफ CH4 इज इक्वल टू K, कांस्टेंट हो गया, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 हो गया, इधर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम है, इधर मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 है, तो I can write that na directly, rate of helium divided by rate of CH4 will be equal to under root of rate of, that is molecular mass of CH4 divided by molecular mass of helium। ये बन जाएगा मेरे पास। और रेट क्या होता है, नंबर, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और I can write that number of moles of helium effused divided by the time taken for helium effused multiply by time taken for CH4, वो रेशियो है ना, तो इसके लिए N1 अपन T1, इसके लिए N2 अपन T2, तो हीलियम ऐसे लिख लेता हूं मैं, इसका टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 will be equal to under root of molecular mass of CH4 divided by molecular mass of helium। ठीक है, आपने क्या किया, रेट को नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में लिखा, और क्या, ठीक है, अब मैं ऐसे कर लेता हूं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड CH4। ठीक है, तो आपने इसको सब्स्टिट्यूट करके और बता देना भाई, रेट ऑफ हीलियम अपन रेट ऑफ CH4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ CH4 होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, दैट इज CH4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 16/4 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया, तो भाई डबल आ गया, बाकी आपको पता है। ठीक है, अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन होता क्वेश्चन, ठीक है ना,
अगर मुझे मॉलिक्यूलर मासेस की जगह मुझे डेंसिटीज गिवन होते हैं तो मैं डेंसिटी को भी लिख लेता भाई, या रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो मैं मॉलिक्यूलर मास की जगह डी ले लेता, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास से कैलकुलेशन इजी होते हैं, इसलिए अपन ने मॉलिक्यूलर मासेस ले लिया, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो मुझे सभी को पता होता है। अगर आपको रेशियो कैलकुलेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, तो मैं डेंसिटी ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हीलियम लिखता, और आपसे कहता आप भाई डेंसिटी के वैल्यूज दे देना मुझे, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर मासेस तो सभी गैसेस के पता है, लेकिन डेंसिटी के लिए आपको डेंसिटी के गैसेस देने, गैसेस के डेंसिटी देने पड़ेंगे। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि डेंसिटी से अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। R of He, R of CH4 अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हीलियम भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन डाटा मुझे गिवन होना चाहिए। यहाँ तो आपने सिर्फ लिखा रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन बताओ हीलियम और CH4, तो मैंने मॉलिक्यूलर मास ले लिया, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मुझे सभी के पता है, और रेट कैलकुलेट कर सकता हूं मैं मॉलिक्यूलर मास से। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मुझे एक दूसरे क्वेश्चन में गिवन था ऐसे, ये अपन को पता चल गया। अब एक दूसरे क्वेश्चन में मुझे गिवन है, दैट इज, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एग्जांपल 2 से। फ्रॉम द वेसल 20 ml of SO2 escapes in 30 seconds. Calculate the time in which 10 ml of O2, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम इन विच सेम वॉल्यूम। अब सेम वॉल्यूम लिखने का ये फायदा होगा अपन को कि भाई ये वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स, अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम। अगर सेम वॉल्यूम लिखा होता तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, मतलब सेम मोल्स भी रहेंगे, क्योंकि आप टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट, या मैं वॉल्यूम दे दूंगा, तो अब दोनों के वॉल्यूम गिवन है, किसी का एक का टाइम गिवन है, दूसरे का टाइम आप पूछ रहे हो, मॉलिक्यूलर मास आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके अपने कैलकुलेट। तो इन विच सेम वॉल्यूम लिख लो आप, या वॉल्यूम दे दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन विच 10 ml of O2 escapes from same vessel in similar conditions। अब सिमिलर कंडीशन का मतलब है कि आपने ना मुझे ये बता दिया कि वेसल का वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो सिमिलर कंडीशन लिखने का, ठीक है भाई। तो अपन कहेंगे भाई इसमें अपने पास ऐसे गिवन है, एक तो वॉल्यूम ऑफ SO2 गिवन है अपन को 20 ml, वॉल्यूम ऑफ O2 गिवन है अपन को 10 ml, वॉल्यूम ऑफ, फिर अपन को टाइम ऑफ SO2 गिवन है अपन को, दैट इज इक्वल टू 30 सेकंड्स। अब आपको बताना है टाइम ऑफ O2 कितना, ठीक है, मॉलिक्यूलर मासेस मुझे पता है, तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, रेट ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ O2 विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय टाइम फॉर SO2 मल्टीप्लाई बाय टाइम फॉर O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, और डिवाइड बाय कर देता हूँ 64, ठीक है। अब अपन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, वॉल्यूम कितना गिवन है 20/30 इनटू टाइम आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय मुझे इसका वॉल्यूम कितना गिवन है 10 ml गिवन है, दैट विल बी इक्वल टू, ये 34 है तो 1 रूट ऑफ 1/2 लो भाई अपने पास, ठीक है। इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये और ये 15 हो गया बस, तो ठीक है भाई, अपने पास आंसर आ गया, ये लो आंसर कैलकुलेट कर देंगे अपन। तो T/15 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/2। अब 1/2 का रूट, या तो अपन 1/2 का रूट ले लें, क्योंकि रूट 2 तो अपन को पता है कितना होता है 1.414, तो मल्टीप्लाई करके बता दें, नहीं तो अपन ऐसे कर लेंगे, इसको स्क्वायर करते हैं, वैसे भी अपन को रूट तो लेना ही पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर लिखेंगे तो इधर लिख लेंगे, बाद में उसका रूट लेके आंसर अपना वही आने वाला,
ठीक है ना, मतलब सॉल्व करने का तरीका, या तो आप ऐसे कई बार अपन को ऐसे करना पड़ेगा भाई, 1/2 आ गया तो अपन कहेंगे टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 15 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे फिर इसका रूट लेके आंसर बताएंगे। अब रूट टू अपन को पता होता है तो पहले ही लिख लेते हैं भाई, ये 1/1.414 है, मल्टीप्लाई कर दो 15 से, यू विल गेट योर आंसर। और डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपके पास कैलकुलेशंस है, आपको जैसे कैलकुलेशन करना है आप कर लो। तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लिखो, फिर अपन देखते हैं क्या करना है। तो लिखो, the rate of diffusion of unknown gas, the rate of diffusion of unknown gas, the rate of diffusion of unknown gas is, the rate of diffusion of unknown gas is root 7 times the rate of, root 7 times the rate of diffusion of unknown gas is root 7 times then the rate of nitrogen gas, root 7 times the rate of nitrogen gas. Calculate the molecular weight of unknown gas. Calculate the molecular weight of unknown gas. वो कैलकुलेट करके आपको बताना है molecular weight of unknown gas. करो भाई कैलकुलेट। सबका आंसर सही आया मुझे लगता है, तो मैं भी खुश हूं। सबको मुझे लगता है सभी का आंसर होगा, एवरीबॉडी गेटिंग फोर आंसर, दैट्स करेक्ट। मोलेकुलर वेट पूछा था तो अपन ग्राम्स में बता देंगे, बिकॉज पर मोल बता देंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीबॉडी गॉट इट, राइट ना। तो मतलब ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का यही तो एप्लीकेशंस है भाई। अपन क्या लिख सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। अगर हमें कोई अननोन गैस मिला
तो अपन उसको ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से उसका मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं। चलो ठीक है। We'll read another question. एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं अपन। मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है मेरे पास। मेरे पास दो वेसल है, क्योंकि अगर अपन को एक ही वेसल से अलग अलग टाइम बताना तो मुश्किल होता है। अगर दो वेसल हैं तो अलग अलग टाइम बताना इजी होगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, इस वेसल से एक टाइम बता देता हूँ, इस वेसल से एक टाइम बता दूंगा। मैं मान लेते हैं अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन। अगर मेरे पास N2 और O2 है इसमें, तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते ना कि एक ही वेसल से अगर दोनों गैस फ्यूज हो रहे हैं तो ये 5 मिनट के लिए फ्यूज होगा, ये 10 मिनट के लिए फ्यूज होगा। आप मना थोड़ी कर दोगे O2 को कि मत निकलो इससे। तो अंडरस्टूड होता है कि जब आप अलग अलग गैसेस के बारे में बात कर रहे हो तो अलग अलग वेसल में होगा। इसका फ्यूजन 5 मिनट के बाद बंद कर दूंगा, इसको 10 मिनट के बाद बंद कर दूंगा। दोनों के वॉल्यूम बाहर कितना आया वो अपन ने चेक कर लिया। मतलब जो वॉल्यूम बाहर आ गया उसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं रेट में कि कितना वॉल्यूम किसका आया कितने टाइम। वो फ्यूजन हो गया अपने लिए, और डिफ्यूजन। ठीक है। मेरे पास गिवन था कि एक वेसल है मेरे पास, इस वेसल में एक गैस X है और O2 है, ये दोनों गैस है मेरे पास। ठीक है ना। अब मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं अपन, है मतलब कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। और मेरे पास दूसरे वेसल में एक O2 गैस, ये दूसरे वेसल में एक O2 गैस, ये गैस को मैंने इफ्यूज होने दिया, इसको भी इफ्यूज होने दिया। राइट। मुझे बताया गया कि O2 इफ्यूज होता है 20 ml इन अपन कहेंगे 30 सेकेंड्स। लेकिन इसका इफ्यूजन ना 20 ml होता है इन 60 सेकेंड्स। अब मुझे यह भी बता दिया गया कि इसमें जो O2 है ना वो 40% है। तो अपन कहेंगे अच्छा ये 60% रहा होगा। फिर ऐसी बात है, अगर आपने कहा कि O2 जो है वो 40% है तो X जो होगा वो 60% रहा होगा। अब चाहे उसे मोल परसेंट बोल दो आप या वॉल्यूम परसेंट बोल दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। चलो अपन लिख भी लेते हैं बाय मोल, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन को अपन कोई फर्क नहीं पड़ता वाला कोई पार्ट नहीं रखेंगे। अब मुझसे कहा गया मेरे पास, अब ये क्वेश्चन था अपने पास, इन दोनों का फ्यूजन 20 ml होता है 60 सेकंड में, इस मिक्सचर का फ्यूजन, और O2 का फ्यूजन 20 ml होता है 30 सेकंड्स में। तो अब क्वेश्चन को छोटा भी कर दूंगा, अपन 20 ml देने की बजाय सेम वॉल्यूम कह देंगे। A mixture of unknown gas with O2 in which O2 is 40% effuses for 60 seconds. Same volume of O2 effuses in 30 seconds. Calculate the molecular mass of unknown gas. ठीक है। Calculate the molecular mass of unknown gas. Molecular weight of gas X, ये अपना क्वेश्चन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, पहले अपन क्या करते हैं ना, इसका रेट ऑफ इफ्यूजन और इसके रेट ऑफ इफ्यूजन की बात करते हैं। तो पहले अपन ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ O2, रेशियो कैलकुलेट किया ना दोनों का, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें क्या करें अपन, तो अपन लिखेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टाइम फॉर मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय time of O2 divided by volume of O2, that will be under root of molecular mass of O2 divided by molecular mass of mixture.
वॉल्यूम तो दोनों का सेम दे रखा था आपने, इसलिए मैंने कैंसिल कर लिया। O2 का कितना सीक्वेंस है? 30/20 लिखा, सॉरी 60 लिखा, अंडर रूट लिख लेता हूं। ये 32 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया मेरे पास, तो 1/2 दे दिया आपने। सो मेरे पास आ गया 1/2, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अंडर रूट लेना पड़ेगा इसका अपन को। सो 32 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया। √2 तो 0.414 होता है, तो अपने पास ये वैल्यू आ गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू इधर और उधर 32 इंटू 1.414 के आसपास आ गया। मतलब 32 प्लस 16 कितना होता है? 48। 48 से थोड़ा कम करेंगे तो 45 के आसपास आ गया। तो मैं कहूंगा अराउंड 45 ग्राम। सर वो स्क्वायर होएगा ना? कुछ गड़बड़ किया तुमने? अरे यार, मेरे दिमाग में था और जबकि आपको स्क्वायर करना है। आई एम सॉरी 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 सॉरी, मुझे लग भी रहा था यार ये मेरा कम आ गया। मैं तो मतलब जो मैंने डाटा लिखा था उसके हिसाब से मेरा आंसर काफी ज्यादा आ रहा था, क्योंकि मैं जब डाटा लिख रहा था तो दिमाग में चल रहा था कैलकुलेशन कि अपन को मतलब ऐसा ना हो कि कम बहुत छोटा आ जाए आंसर। और अभी मैंने सोचा भी था कि 1/2 है, 4 टाइम्स ऐसा कुछ जाएगा, मतलब 2 लिखेंगे पर उधर स्क्वायर करके, तो 64 से तो अपना आंसर बढ़ा ही आ रहा है। अभी मैंने देखा 44 आया, तो गड़बड़ कर दिया मैंने। अच्छा, अपन को स्क्वायर करना था 1/2 का, बिल्कुल सॉरी। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर अपने पास तो 4 आया, तो बड़ा अच्छा आंसर आ गया, इनटू 4। अब तो अपना आंसर भी बहुत अच्छा आ गया, राइट ना? तो अपने पास ये आ गया। तो अब इसको कर लेते हैं अपन भाई, कितना आ गया अपने पास? जितना आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो अब ये अपने लिख लिया भाई, 8 और 12 128 ग्राम आ गया, ये आ रहा अपने पास। अब क्या करें भाई, इन दोनों का टोटल मास कितना है? 120, उसमें से 60% ले लो तो इसका मास आ गया। तो आपने बताया 40% इसका है, तो 60% मास किसका होगा? अब इसमें से 40% क्या हो गया अपने पास? O2 हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना आएगा? तो ऐसे कैलकुलेट कर दो या कुछ और कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो अपन कहेंगे ऐसे नहीं भाई, आप क्या करो, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। ये बाय मोल्स गिवन है, तो ये आपको गिवन है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। मेरे ख्याल से अपन को समझ में आ गया अपन क्या करने वाले हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट तो अपन लिखने वाले A1x1 प्लस A2x2 करने वाले हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, अपन को गिवन है 128, इसको ले लेते हैं O2 और इसको ले लेते हैं X, ठीक है? तो O2 का एटॉमिक मास हो जाएगा 32 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये कितना आ जाएगा अपने पास? दैट विल बी A2 ना, ये कैलकुलेट करना है, और ये हो जाएगा अपने पास 0.6 डिवाइडेड बाय 1 आ गया अपने पास। A2 का मास, A2 इज नथिंग बट द X, ठीक है? मतलब मैंने तो आपको एक मतलब वैसे अननोन गैस के लिए तो अपन को पता ही था कि ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज हो जाएगा। मिक्सचर में भी अननोन अगर कोई है तो भी अपन उसके लिए यूज कर लेंगे। मैंने तो आपको कंसेप्ट बताने कि भाई अपन से कितने टाइप से क्वेश्चंस ये पूछेंगे और अपन कितने टाइप से क्वेश्चंस बता सकते हैं। अपन को तो कंसेप्ट से मतलब है, ठीक है ना? तो चलो ठीक है, अपन को ये एक और अपन को क्वेश्चन पता चल गया। इसमें भी रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे हो, तो मैंने आपसे कहा था कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है? अब अपन कहेंगे भाई रेट ऑफ, अब दूसरा एक कंसेप्ट लेते हैं अपन, है मैं दूसरा टाइप। अब मुझे बताया गया, अब इसको पढ़ के अपन को ये तो समझ में आ गया कि भाई आप रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ गैस की बात करते हैं, आप चाहे वॉल्यूम लिख लो या नंबर ऑफ मोल्स लिख लो, क्वेश्चन मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो वी लिख लूंगा, नंबर ऑफ मोल्स होता तो नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते, जैसे मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन का एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं, मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, मैं इधर वाले पार्ट को बता रहा हूं, ऊपर वाले, ठीक है ना? अब अपने पास एक दूसरा एग्जाम्पल है, मैं फिर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक
long glass tube है, in a 100 meter long glass tube, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ले लेते हैं, ले लिया 100 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, ये है 100 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, दोनों में दोनों तरफ से ओपन है। मुझे बताया गया कि एक एंड से मैं इसमें ना HCl गैस को यहां से पास करूंगा, तो इधर से HCl गैस पास्ड और इधर से मैंने पास किया अमोनिया गैस। और अब अपन ने चूज ऐसे किया कि भाई कोई ऐसे गैसेस चूज करो जो रिएक्ट करके कुछ बनाते हैं। NH3 प्लस HCl जो होता है वो NH4Cl बनाता है, और अमोनियम क्लोराइड हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, और रूम टेम्परेचर पे वो सब्लिमाइज होता है, व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं और वो सब्लिमाइज होता है। तो अपन कहेंगे इसमें ना अमोनियम क्लोराइड बनता है। मैंने अभी हमने कोई भी प्रेशर की बात नहीं की, कोई भी टेम्परेचर की बात नहीं की, हमने सबको कांस्टेंट रखा हुआ है। अगर कोई बात करनी होगी तो मैं बताऊंगा आपको, नहीं तो अपन को पता है कि यहां भी प्रेशर मैंने 1 एटमॉस्फेयर ले रखा है, प्रेशर ऑफ अमोनिया 1 एटमॉस्फेयर ले रखा है, और यहां भी प्रेशर ऑफ HCl भी मैंने 1 एटमॉस्फेयर ले रखा है। मैंने प्रेशर में कोई चेंज नहीं किया, मैंने जस्ट यहां से HCl गैस को छोड़ा, यहां से अमोनिया गैस को छोड़ा, तो दोनों ये 100 मीटर का मेरे पास गिवन था लॉन्ग ट्यूब। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो व्हाइट फ्यूम्स बनेगा। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि बताओ व्हाइट फ्यूम अमोनिया के पास बनेगा या HCl के पास बनेगा। भाई इधर आके बनेगा या बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में बनेगा, ये भी एक ऑप्शन है अपने पास कि व्हाइट फ्यूम्स कहां बनेंगे। तो अपन कहेंगे देखो भाई, हम तो दोनों के मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे, किसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। अमोनिया का 17 होता है और HCl 36.5 होता है, मतलब डबल से भी ज्यादा। ओके, मतलब इसका रेट ऑफ ट्रेवल स्लो होगा और इसका बहुत ज्यादा होगा क्योंकि आप कहते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी का मास कम है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, उसका ज्यादा है तो कम होगा। इसलिए मैं ये तो बता सकता हूं कि मेरा आंसर, अगर ये x ट्रेवल करता है तो ये 100 माइनस x ट्रेवल करेगा, इसका डिस्टेंस, और ये x ट्रेवल, तो जो x का वैल्यू आएगा, मतलब ये जो ट्रेवल करेगा x का जो वैल्यू आएगा, इसने ट्रेवल ज्यादा किया और इसका मास इसके मास से ऑलमोस्ट आधे से भी कम है। ये अमोनिया 17 है, वो मास उसका डबल है, मतलब मैं भागूं और मेरे मास से कोई डबल मास वाला भागे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसके कंपैरिजन में डबल तेज तो भाग ही सकता हूं। एग्जांपल के लिए जैसे अपन ने कांस्टेंट लेके कहा, तो ये तो पक्का हो गया कि अमोनिया जो मेरा आंसर आएगा वो 75 के आसपास आएगा। क्यों? क्योंकि ये डबल रेट से भागेगा उसके कंपैरिजन में, राइट। हमने दोनों को सेम टाइम पे सेम मूवमेंट पे यहां से पास किया, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं ऐसे कर लेता हूं, रेट ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। अब रेट को कैसे लिखेंगे, तो अपन कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, राइट ना, इसका रेट जो होगा वो तो टाइम के हिसाब से होगा dx अपॉन dt, लेकिन अपन डिफरेंशिएट वगैरह कुछ नहीं करने वाले, अपन तो सीधा कहेंगे इसका रेट ऑफ ट्रेवल कितना, क्योंकि टाइम तो सेम है दोनों में, तो dx अपॉन dt जो होता है, और फिर आप इसके लिए लिखते कितना d 100 माइनस x डिवाइडेड बाय dt, तो अपन कहेंगे भाई टाइम तो सेम है इसलिए आप ज्यादा टाइम की बात मत करो, इसलिए दोनों ही x बाय अमोनिया का x ट्रेवल हुआ और ये 100 माइनस x ट्रेवल हुआ, आप सीधा लिख लो, अपन को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो रेट में अपन ज्यादा नहीं सोचने वाले, अपन तो सीधा लिखने वाले हैं ये x ट्रैवल किया, टाइम दोनों के लिए सेम है इसलिए t तो कैंसिल होने वाला है, ये 100 माइनस 6 ट्रैवल किया अंडर रूट ऑफ ये 36.5 है और ये 17 है, वी आर एबल टू कैलकुलेट x जो आएगा
वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस, और ये 100 माइनस एक्स, हम बता देंगे एक्स आएगा तो यहां से कितने डिस्टेंस पे पॉइंट पे आके वो दोनों वॉइड फ्यूम्स बनाएंगे, वो अपना आंसर। वी कैन प्रेडिक्ट द आंसर कि एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए। अब मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बना दूंगा, ये एक्स आएगा तो अपन बता देंगे वो 75 से ज्यादा आएगा 100%, ये 2 के आसपास आ रहा है, रूट 2 इज 1.414, 2 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा 1.5 के आसपास। अगर ये 1.5 आ रहा है अपने पास, ये कैंसिल हो गया ऐसे, तो ये टोटल वैल्यू 1.5 आएगा, तो अपन उधर मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं 75 के आसपास आंसर आएगा। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भाई देख, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये क्लासरूम है ऐसे, और अपन ने कहा इसमें बेंचेस है, ऐसे बना दिया अपन ने, वो क्लासरूम का लेंथ दे दिया जिसमें बेंचेस लगे हुए हैं, सपोज 100 मीटर्स। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मतलब सपोज आप ये मेन डोर है और एक डोर यहाँ पर है। अपन से पूछा गया कि अगर मान लो मैंने बैक डोर से N2O गैस पास किया, ये अपन ऐसे कर लेते हैं कि भाई यहां से मैंने अमोनियम नाइट्रेट पास किया, ये गैस, तो कुछ या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन N2O ही ले लो, मैं तो लाफिंग गैस बोल रहा हूँ कि अपन क्या करेंगे, यहां से N2O गैस पास करेंगे ना, ठीक है, उनका रिएक्शन करता है कि भाई यहाँ से N2 पास कर देते हैं, वहां से O2 पास कर देते हैं, तो एक गैस दोनों रिएक्ट करके ऐसे बनाएंगे, बनने का N2 प्लस O2, अपन को N2O बनाना है, ठीक है भाई, ये बना दो। तो मैं कहता हूँ यहाँ से O2 पास किया, यहाँ से N2 पास किया, तो बताओ अपन को N2 ऐसे लेना है, ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाएंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि किस लेंथ पे जाके यहाँ पर अपन को बेंचेस दे दिए कि हर एक बेंच कहाँ कहाँ कहाँ, ये टोटल 100 है, तो बताओ कितने डिस्टेंस पे जाके, ऐसे ले लेंगे अपन, रेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ N2 कितना, और ये x ट्रेवल किया तो ये 100 माइनस x ट्रेवल किया, तो अपन कहेंगे बताओ किस डिस्टेंस पे जाके लाफिंग गैस बनेगा। और लाफिंग गैस जहां बनेगा तो मैं पूछूंगा बताओ कौन सा बेंच लाफ करना शुरू करेगा, बना दे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ये पता था कि N2 और O2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो N2O बनेंगे, हमें सिर्फ ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि ये x ट्रेवल किया, ये 100 माइनस x ट्रेवल किया, तो दोनों को यहां से कैलकुलेट कर लूंगा कि इसका मास भी मुझे पता है, इसका भी मास भी मुझे पता है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा, तो ये x कितना ट्रेवल करेगा, वहां जाके N2O बनेगा। तो उस बेंच पे, मतलब उस डिस्टेंस पे जो बेंच होगा, वहां पे पहले लाफिंग गैस बनेगा, तो वहां स्टूडेंट पहले लाफ करना शुरू करेंगे। हमें क्या फर्क पड़ेगा, आप बना दो क्वेश्चन, हमें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन से मतलब है, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें अपन कहेंगे भाई ठीक है, वी गॉट दैट कि भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन में कैसे अपन को क्वेश्चन आने वाले हैं, अपन को एक तो ये पता चल गया है ना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन में हम अननोन गैसेस के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मिक्सचर के कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से पहले जो अपन ने किया, फिर अपन ये बता सकते हैं किस डिस्टेंस पे कॉम्प्लेक्स बनेंगे या कंपाउंड बनेंगे, वो बता सकते हैं। अभी इसका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो अपन को इसमें थोड़ा डिस्कशन और करना पड़ेगा, उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो अपन को एक क्लास वेट और करना पड़ेगा, तो एक क्लास के बाद अपना ये खत्म हो जाएगा, एक क्लास में थोड़ा सा ही टाइम में हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, और फिर उसके बाद अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है इसमें, तो अगर चाहें तो अपन पढ़ सकते हैं, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको रिवाइज कर लेना, अभी अपन नेक्स्ट टाइम इसको, होमवर्क में आपके पास एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 सेक्शन ए और बी ऑलरेडी है, उसको करो, और मैंने आपसे कहा था कि आप केमिकल बॉन्डिंग में एक्सरसाइज 2 को भी सॉल्व करो। यस सर। चलो आज इतना ही। बाय सर। बाय।